नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम हर रोज आप तक पहुंचाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम वो खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर, जो लगातार बनी रहती है सुर्खियों में। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों का करेंगे हम रुख, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज की 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। जी हां, विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। हाई कोर्ट की तरफ से ये विवादित फैसला दिया गया था। आखिर क्या ये फैसला है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आई है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको कि आखिर क्यों हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से नाराज हुआ है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर भूपेश बघेल पर नकेल, ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। जी हां, ईडी इससे पहले छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई और उसके बाद में अब सीबीआई की तरफ से भी ये कार्रवाई की जा रही है। आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, कितनी जगह पर ये कार्रवाई चल रही है और क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही तीसरी और प्रमुख खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका में अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एंट्री पर बैन की बात कही जा रही है। दरअसल एक विधेयक लाया गया है अमेरिका में, और क्या है ये विधेयक और किस तरीके से इससे हो जाएगी पाक आर्मी चीफ की एंट्री बैन, और साथ ही इस विधेयक में और क्या कुछ कहा गया है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि किसी बच्ची के निजी अंगों को पकड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने का प्रयास बलात्कार या फिर बलात्कार के प्रयास अपराध नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए ये विवादास्पद टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई, जिसकी चौतरफा आलोचना भी हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और फैसले पर आज रोक लगा दी है। इसके साथ ही कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला जज की असंवेदनशीलता और अमानवीय रुख को दर्शाता है। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त नाराजगी जताई गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट का जो ये फैसला है वो वाकई हैरान करने वाला है। इसके साथ ही जज के ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए बेहद खेद है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कही गई सुनवाई के दौरान। इसके साथ ही कहा गया कि पूरी तरह से असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को ये फैसला जो है हाई कोर्ट का वो दर्शाता है कि किस तरीके से अमानवीय दृष्टिकोण है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में ये भी कहा कि विवादित फैसले में की गई टिप्पणियों पर दुख है। जो टिप्पणियां हाई कोर्ट की तरफ से की गई, जो विवादास्पद टिप्पणियां थी, जिनकी चौतरफा आलोचना भी हुई, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला लिखने वालों में संवेदनशीलता की कमी थी, यानी कि संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि ये जो फैसला लिया गया वो जल्दबाजी में सुनाया हुआ फैसला नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में ये फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि सुनवाई के लिए 4 महीने तक इस फैसले को रिजर्व रखा गया और उसके बाद 17 मार्च को ये फैसला सुनाया गया। और 17 मार्च को जब ये फैसला सुनाया गया तो इस तरीके की विवादित टिप्पणी की गई। हालांकि फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी है। आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी उस दौरान की गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके की ये पूरी घटना सामने आई थी और ये घटना कोई आज की नहीं, बल्कि आपको बता दें कि साल 2021 में ये पूरी घटना उस दौरान सामने आई थी। साल 2021 में जब नाबालिग लड़की के साथ ये पूरी घटना हुई थी और उस पूरे मामले में ये सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से की गई। कासगंज के विशेष जज की कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई हुई। उसके बाद में जो आरोपी थे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। लड़की की मां ने इस पूरे मामले में पोक्सो एक्ट के तहत ये पूरा मामला जो है वो दर्ज कराया था। लड़की के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई, उसके अंगों को छेड़ा गया और साथ ही कई सारी चीजें इस दौरान सामने आई। अभियुक्तों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका उसके बाद में दाखिल की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हुई तो इस सुनवाई में कहा गया कि सीधे तौर पर कि ये मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला था वो आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा गया कि नाबालिग को गलत ढंग से पकड़ना और पुलिया के नीचे खींचना ये रेप की कोशिश नहीं है। ये बात जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की तरफ से कही गई, ये टिप्पणी की गई। तो कुल मिलाकर देखिए तो अब इस टिप्पणी को लेकर लगातार विवादास्पद बयान जो दिया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि साबित होना चाहिए कि तैयारी के साथ रेप की कोशिश हुई, ये बात कही गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई बातों का और जिक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि 17 मार्च को जब ये पूरे मामले की सुनवाई हुई तो उस दौरान एक केस में आरोपियों को नए समन के सीधे तौर पर आदेश दे दिए गए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में भी बड़ा बदलाव किया है। जो आदेश ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिया गया था उस आदेश में भी बड़ा बदलाव कर दिया। कई सारी धाराएं बदल दी, जिसमें से रेप केस में आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो की धारा 18 को हटा दिया गया और इन धाराओं को हटाने के अलावा दूसरी धारा इसमें जोड़ी गई। रेप से हल्के आरोपों वाली आईपीसी की धारा 354 इसमें लगाई गई है और इसके साथ ही पोक्सो की धारा 18 को भी हल्की धारा में 9-10 की जो धारा थी उसमें इसको बदल दिया गया। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब ये जरूर नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया और साथ ही इस फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि अब आगे क्या कुछ होगा उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हें करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज जो ये अहम सुनवाई हुई, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चौतरफा निंदा भी इसकी की गई, कई लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आई जब हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेके इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इससे पहले यानी परसों भी आया था और उस वक्त एक जनहित याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। हालांकि उस पिटीशन की पुअर ड्राफ्टिंग और जो भी उसमें ग्राउंड्स दिए गए थे उससे नाखुश कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जस्टिस BR गवई की बेंच ने खुद इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई आज की, जिसके बारे में अभी आपने बताया कि उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई है हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि आप ये देखें कि पीड़ित की उम्र कितनी है, 11 साल की वो बच्ची है और उसमें कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियां और इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना पूरे वाकये का कि यहाँ पर रेप अटेम्प्ट की कोई बात स्थापित नहीं हो रही है, कहीं पर आरोपियों की ये मंशा साबित नहीं हो रही है, इस तरह की टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गैर जरूरी, अमानवीय और असंवेदनशील बताते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में आरोपी हैं उनको नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें जो अब आगे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट अगर उचित पाएगा, जैसा कि कोर्ट के रुख से अभी तक लगता है, तो वो वापस से इन्हीं सेक्शंस को रीइंस्टेट करने के, वापस से लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे सकता है। लेकिन ये सब सुनवाई के अंत में होगा। फिलहाल एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है वो ये है कि इस आदेश में कोर्ट ने काफी गलतियां पाई हैं और ये जिस तरह से इंटरप्रिटेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट का था वो उसको कोर्ट ने बिल्कुल भी जायज नहीं माना है और इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके साथ ही जो धाराएं बदली गई हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ धाराओं में भी बदलाव किया, जिसमें पोक्सो की धारा को बदला गया, पोक्सो की धारा 18 को हटा करके 9-10 जोड़ दिया गया। इसके अलावा जो दूसरी धारा है उनमें भी बदलाव किया गया। तो इसको लेकर भी क्या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है? देखिए, बिल्कुल इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए है। जो अगर आप बात करें कि सिंगल जज का जो ये ऑब्जर्वेशन है वो उन्होंने इसीलिए दिया है कि ताकि वो जो 376 और पॉक्सो के सेक्शन 18 को हटा करके 354 के तहत मामले को चलाने की बात कही है, उसको जस्टिफाई करने के लिए दिया है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं ना तो इन ऑब्जर्वेशन से सहमत है, ना ही इन सेक्शंस को ड्रॉप करने से सहमत है। इसीलिए इस तरह की कड़ी टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से देखी गई और इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई पूरी कर लेगा तो ये दोनों सेक्शंस वापस से सुप्रीम कोर्ट लागू करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने अपने स्तर पर जब पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई थी ये दोनों सेक्शंस के तहत ही सुनवाई शुरू की थी, जिसको कि आरोपियों ने, इसमें 2 आरोपी हैं मुख्य तौर पर, सह आरोपी भी हैं, लेकिन जो इस पूरी घटना में शामिल थे वो 2 युवक थे। उन दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, अपील दायर करके ये मांग की थी कि 376 का सेक्शन हटाया जाए, उसके चलते ये पूरा आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया था। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते जो है छत्तीसगढ़ से, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था और उसके बाद आज सीबीआई की टीम ने छापा मारा।
सीबीआई ने भूपेश बघेल और उनसे जुड़े करीबियों के ठिकानों पर आज सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 20 से ज्यादा जगहों पर ये छापा मारा है, जिसको लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। और ये ताबड़तोड़ कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप मामले में हुई है। हालांकि कांग्रेस ने सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। साथ ही करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सीबीआई के एक्शन ने बढ़ाई है भूपेश बघेल की टेंशन। तो सीबीआई का ये एक्शन जिससे बघेल को हो रही है टेंशन, ये बात कही जा रही है क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम आज पहुंचती है और रेड करती है। ये छापामार कार्रवाई आज की गई और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जगहों पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें खास तौर पर रायपुर और भिलाई में जो उनका आवास है, जो उनका घर है, वहां पर एक छापामार कार्रवाई की गई है। सीबीआई की कार्रवाई के विरोध की आशंका भी नजर आई है। सीबीआई की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसके विरोध की भी आशंका इसमें साफ तौर पर नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि घर के बाहर भूपेश बघेल का जो घर है, वो घर के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है और साथ ही सीबीआई ने आज रेड मारी है। लेकिन उससे पहले ईडी भी जांच कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर के। आखिर किस मामले को लेकर ये छापेमारी चल रही है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले पर सीबीआई की तरफ से रेड मारी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ईडी भी लगातार जांच कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप है महादेव बेटिंग ऐप और इसको लेकर कई सारी खबरें भी निकलकर सामने आई थी। साथ ही बघेल सरकार पर ऑनलाइन सट्टे के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि फिलहाल अभी ये पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है। इस पूरे मामले में जांच हो रही है। लेकिन साथ ही ईडी ने जब इस पूरे मामले पे कार्रवाई की थी, छापामार कार्रवाई, तो उस दौरान ईडी ने 2 नवंबर को रायपुर में 5.39 करोड़ कैश जो है वो जब्त किया था। और ईडी की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस ने चुनाव अभियान में इस कैश का इस्तेमाल किया, ये बात कही गई थी। आखिर महादेव बेटिंग ऐप है क्या, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए इस ऐप को बनाया गया था महादेव बेटिंग ऐप, और इसके साथ ही ऐप के जरिए खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी इस ऐप के जरिए की जा रही थी, लगाई जा रही थी। अवैध सट्टे नेटवर्क के जरिए इस ऐप का पूरा जो जाल है वो फैला और उसके बाद में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खाते जो है वो छत्तीसगढ़ में ही इस ऐप के जरिए खोले गए हैं। और ऐप में धोखाधड़ी का पूरा जो खाका है वो तैयार किया गया इस ऐप को लेकर के। हालांकि इसके बाद में कई सारे लोगों को लगातार जांच भी चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूजर को शुरुआत में फायदा होता है और बाद में सिर्फ नुकसान होता है। इस ऐप एल्गोरिदम के तहत 30% ग्राहकों की जीत संभव थी इस ऐप के जरिए, यानी कि आप पैसा लगाइए और पैसा को और ज्यादा किया जाएगा, ये बात इस ऐप के जरिए कही जा रही थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा लेकर रुक करेंगे। सुमेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में आज की पूरी ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें 60 जगहों पर उन्होंने छापेमार की कार्रवाई की है महादेव ऑनलाइन सट्टे को लेकर, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, छत्तीसगढ़, रायपुर, भिलाई स्थित है, जिसमें महादेव ऐप को लेकर ये कार्रवाई चल रही है। सीबीआई के अफसरों ने बताया है कि महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टे को लेकर ये कार्रवाई जारी है और कुछ समय पहले ईडी ने भी ये कार्रवाई की थी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को यह मामला सौंपा था, जिसके बाद सीबीआई ने आज ये छापेमार की कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई स्थित जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके निवास पर ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है। कुछ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसर हैं, आईपीएस हैं, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। जो कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव हैं, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। ईडी ने माफ करिएगा, सीबीआई ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया है कि महादेव ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के राजनेता है, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसर है, उनको करोड़ों रुपए दिया गया था, जिसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। 2019 में जो सौरभ चंद्राकर है, भिलाई का रहने वाला एक जूस संचालक है, भिलाई में जूस का कारोबार था, इसके बाद वह दुबई चला गया। फिर रवि उत्पल के साथ उन्होंने एक बेटिंग ऐप बनाया। बेटिंग ऐप बनाने के बाद उसने 12 से 13 लाख यूजर्स को जोड़ा, जिसके बाद उसने करोड़ों रुपए कमाया। इसके बाद कुछ समय पहले एक शुभम सोनी नाम का एक व्यक्ति ने एक वीडियो डाला था जिसपे उन्होंने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी, जिसके बाद ईडी ने इस मामले पर कार्रवाई की थी, एफआईआर
दर्ज की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले ईडी ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास पर भी छापेमार की कार्रवाई की थी, जिसके बाद भूपेश बघेल के निवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। 33 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था उस मामले में, और ईडी के अफसर जब कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस के नेता ने उनके ऊपर कांग्रेस के नेता पर भी कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद ईडी ने उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की थी। आज भी सीबीआई की टीम जब पहुंची तो सीबीआई के अफसरों को भी कार्रवाई नहीं करने को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं इन्होंने रोकने का भी प्रयास किया, प्रदर्शन किया, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ देर बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि और कौन कौन से लोग इस मामले में शामिल हैं। इसके साथ ही सोमेश, ये भी जानकारी मिल रही है कि एक कांग्रेस विधायक का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, साथ ही 4 आईपीएस अफसरों के यहां भी छापे पड़े हैं। जी, जो कांग्रेस के नेता हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं देवेंद्र यादव, भिलाई निवास स्थित इनके निवास पर भी छापेमार की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो देवेंद्र यादव अभी अपने निवास पे नहीं है, जो जानकारी हमारे पास है अभी दिल्ली में है। और जो 4 आईपीएस का नाम आ रहा है, जिसमें 2013 बैच के आईपीएस अफसर अभिषेक पल्लव हैं, आईपीएस अफसर आनंद छावड़ा है, और ये अभिषेक महेश्वरी है, इनके निवास पर भी ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है। और लगातार कुछ देर में ये स्पष्ट हो पाएगा कि और कौन कौन लोग हैं। फिलहाल जो ईडी ने, जो सीबीआई ने जो प्रेस जब्ती जारी किया है, प्रेस जब्ती के अनुसार फिलहाल जो सीबीआई की कार्रवाई अभी भी जारी है। जी, इसके साथ ही सोमेश, अगर हम देखें तो इस पूरी कार्रवाई को लेकर के विपक्षी पार्टियां ये यूं कहें कि कांग्रेस कह रही है कि ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है। आपने देखा होगा कि जब छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय 3 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें शराब घोटाला था, महादेव घोटाला था। ये मुद्दा उस समय सबसे बड़ा सुर्खियों में था, जिसके बाद आज जो कार्रवाई हो रही है महादेव ऐप सट्टे को लेकर ये कार्रवाई हो रही है। और ये भी आरोप है कि इस पर जो आईपीएस अफसर है, कांग्रेस के नेता है, इनको करोड़ों रुपए महादेव ऐप सट्टे के प्रमोटरों ने दिया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई सीबीआई आज कर रही है। और कुछ देर बाद ये स्पष्ट होगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। फिलहाल इस मामले की जांच अभी भी जारी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो है अगली खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पाकिस्तान की हवा टाइट हो जाएगी। दरअसल अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पर ग्लोबल मैग्निस्टिक एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिसमें इमरान खान और राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न भी शामिल है। और अगर ये बिल पारित हो जाता है तो अगले 180 दिनों के भीतर जनरल मुनीर पर प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पाक आर्मी चीफ की हवा टाइट है। तो जनरल असीम मुनीर पर ये प्रतिबंध लगेगा, जी हाँ, और इसके बाद में वो की एंट्री जो है अमेरिका में वो हो जाएगी बंद, वो हो जाएगी बैन। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इमरान खान के सपोर्ट में भी नजर आया है। अमेरिकी सीनेट में पाक के खिलाफ ये बिल पेश किया गया है, और इस बिल में सीधे तौर पर देखें तो पाक आर्मी चीफ की एंट्री को लेकर बात कही गई है। ग्लोबल मैग्निस्टिक एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की ये मांग की गई है। और इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट के जरिए, इससे पहले भी इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया है, राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न के लिए अब बैन लगाया जाएगा, ये बात कही जा रही है अगर ये बिल पास हो जाता है तो। अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग इस दौरान अमेरिका में की गई है। लेकिन इसके साथ ही आखिर ये एक्ट क्या है वो भी एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि बिल पारित होने पर पाक आर्मी चीफ पर यह प्रतिबंध लगेगा और उनकी अमेरिका में एंट्री हो जाएगी बैन। अगले 180 दिनों में बैन लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं अगर इस बिल को अमेरिका से पास कर दिया जाता है, अमेरिका में पारित किया जाता है। अमेरिका नहीं जा सकेंगे जनरल मुनीर इस बिल के पास होने के बाद में। इस एक्ट के तहत ये जो एक्ट लाया जा रहा है, अमेरिकी वीजा पर भी उनके रोक लग जाएगी। और किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखें तो खड़ी हो रही है। हालांकि इससे पहले साल 2012 में ओबामा ने रूस के खिलाफ ये एक्ट लगाया था और अब इसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही आखिर इमरान खान पर क्या कुछ रुख है अमेरिका का, वो आपको बता देते हैं। विधेयक में इमरान खान की रिहाई की मांग इस वक्त की जा रही है। इस विधेयक के जरिए अमेरिका में जो ये विधेयक आया है
और साथ ही इमरान खान को राजनीतिक कैदी मानते हैं अमेरिकी सांसद। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के इमरान खान को कैद किया गया। अमेरिकी प्रशासन से पाकिस्तानी सेना पर दबाव की भी मांग इस वक्त की जा रही है कि पाकिस्तान पर जिससे कि दबाव बनाया जा सके। इमरान की रिहाई से पाक में कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, ये बात भी कही जा रही है अमेरिका की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि शहबाज शरीफ सरकार पर भी अब आगे आने वाले समय में दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मुश्किलें हैं और साथ ही अमेरिका में ये पूरा एक्ट एक बार फिर लाया गया है। बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से ये बिल लाया गया है सेनेट के सामने, उससे पाकिस्तान की मुश्किलें तो बढ़ी ही है, लेकिन एक तरह से एक्सपोज एक बार फिर से पाकिस्तान हो चुका है कि किस तरह मिलिट्री का इस्तेमाल करके वहाँ पर जो डेमोक्रेसी, जो नाम की डेमोक्रेसी चलती है, उसको किस तरह से दबाया जा रहा है। और अगर ये बिल की बात की जाए तो एक बाई पार्टीसन बिल है, यानी कि कोई एक पार्टी नहीं है बल्कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी दोनों के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने साथ मिलकर ये बिल पेश किया है। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो कई सारे केवल कुछ ही ऐसे बिल होते हैं जिनको दोनों पार्टियों का समर्थन होता है। और अगर ये आसिम मुनीर के ऊपर अगर प्रतिबंध की अगर बात की जाए तो उसमें एक तरह से देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों साथ मिलकर अपना रुख साफ कर चुके हैं कि जो जनरल है वहाँ के आसिम मुनीर, वो किस तरह से वहाँ पर अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनका दमन कर रहे हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। और किस तरह से इमरान खान जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर उनको जिस तरह से जेल में रखा गया है या फिर उनके ऊपर जिस तरह से सजा के बाद सजा आ रही है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। हालांकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी महज एक दिखावा है, असली रूल वहाँ पर मिलिट्री करती है, मिलिट्री के अलावा ISI करती है। तो इसी जो झूठ का प्रोपेगेंडा एक तरह से पाकिस्तान चलाता रहा है ताकि वो चाहे FATF की ग्रे लिस्ट हो या फिर अन्य तरीके के जो प्रतिबंध उनसे बाहर आ सके, लेकिन उसकी जो चाल है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। और इसका सीधा साधा उदाहरण इस चीज़ में देखने को मिलता है कि पाकिस्तान आर्मी के जो अध्यक्ष है, यानी कि जो जनरल है, उनके ऊपर सीधे सीधे प्रतिबंध लगाने की अब बात खुद अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही क्या इसको लेकर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, उसका इंतज़ार है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जब अमेरिका से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से फंडिंग अमेरिका खुद पाकिस्तान की करता रहा है, तो सीधे तौर पर खुलकर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। ख़ास तौर पे जब बात वहाँ के सेना अध्यक्ष की हो, तो चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर वहाँ के खुद प्रधानमंत्री, कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी आर्मी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठती है तो उसको पूरी तरह से दबा दिया जाता है, चाहे वो तख्ता पलट करके हो या फिर वो जिस तरह से इमरान खान को जेल में डाला गया उस तरह से। तो प्रतिक्रिया कोई नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पे एक चीज़ साफ हो चुकी है कि जिस तरह से सेनेट में ये बिल लाया गया है वो दोनों पार्टियों की तरफ से लाया गया है, जिसका मतलब ये है कि इस बिल को पास होने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं आने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ फिलहाल मुझे और न्यूज़ पंच की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।